हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 6 का वन शॉट हम लोग शुरू करेंगे आज से। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 जिसमें अवकलन पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अब हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे जो आपका अवकलन के अनुप्रयोग है। ठीक है, जिसमें हम अवकलन का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक अंक वाले प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी होंगे वो सारे प्रश्न हम आपको करवा देंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आज की जो क्लास में एक अंक वाले और 2 अंक वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाएं। प्रयास हम लोग यही करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहा गया, अंतराल 0,3 पर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? मान ज्ञात करना है, यानी फलन का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम, ये जो हमें दिया गया है इसे हम लिख लेंगे और क्या लिखेंगे? f(x), इसे हम फलन मान लेते हैं। ठीक है, 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x और प्लस का 25। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपको ये अंतराल दिए हो ना, उस क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका ये होता है कि अवकलन तो हमें करना ही करना है, अवकलन तो करना ही पड़ेगा। अवकलन करके हमें क्या करना होता है कि f' को 0 के बराबर दिखा देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो इस अंतराल के ही बीच में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो ये हो जाएगा f' बराबर 3x⁴ का हो जाएगा 4x³ माइनस 8 गुणे x³ का हो जाएगा 3x² प्लस 12x² का हो जाएगा 2x माइनस 48x का अवकलन 1 हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा f' बराबर 4×3 12 x³, 8×3 24 x² 12×2 24 x माइनस 48। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा f' बराबर, इन दोनों में आपको 12x² कॉमन दिख रहा है तो ये बचेगा x यहाँ पर, और 12×2 24 और यहाँ पर बचेगा क्या? 24 कॉमन करेंगे तो x माइनस 24×2 48। तो f' बराबर, यहां से कॉमन आएगा x माइनस 2, बाकी तो ये आपका 12x² प्लस का 24 ये तो रहेगा ही। ठीक है, और इसमें से कॉमन करना चाहे तो 12 कॉमन कर सकते हैं, जबकि इसमें कॉमन करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 x² प्लस 2 हमें मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अवकलन। अब हमें क्या करना होता है कि x का मान निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए उच्चतम और निम्नतम बिंदु तो चाहिए, जबकि हमें 2 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और यहां से भी हमें कुछ ना कुछ 1 या 2 बिंदु हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। कब? जब हम यहाँ पर लिखेंगे x के उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए, क्योंकि यहां से अभी हम बिंदु निकालेंगे, मान नहीं, के लिए f' x बराबर 0 दिखाएंगे।
तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये 12 गुणे से भाग में चला जाएगा। इसको भी हम गुणे से भाग में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि यदि इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे ना तो हमें यहाँ से काल्पनिक मिलेगा। इस प्रकार से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2, एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 2, जो कि काल्पनिक बिंदु होगा, तो इसको दिखाने का कुछ भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये आपका काल्पनिक हो जाएगा। तो हमें यहां से केवल मात्र एक ही मिलेगा बिंदु, x माइनस 2 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, यहां शुरू करते हैं। तो आ जाएगा x बराबर 2। अब x बराबर 2 आ गया, हमें यहां पर भी बिंदु प्राप्त है। तो हमें क्या करना है कि तीनों बिंदु पर दिखाएगा। कहां पर? 0 पर, 2 पर और 3 पर, क्योंकि ये आपका बंद अंतराल है। बंद अंतराल का मतलब हमें इन दोनों अंतरालों को भी हमें इस फलन में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0। जब f ऑफ 0 का मतलब इस पूरे समीकरण में 0 रख देना जहां भी आपको x नजर आ रहा। तो जहां भी x नजर आ रहा वहां पर रखेंगे। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा मात्र आपके पास 25। ठीक है, अब इसके बाद 2 रख देंगे, f ऑफ 2 रखते हैं। 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 3 प्लस 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुणे 2 प्लस 25। तो f ऑफ 2 बराबर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 16 का, सॉरी 2 की पावर 4 का मतलब होता है कितना? 16 माइनस 8 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 12 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 8 16 2 चौको 8 1 9 प्लस का 25। तो f ऑफ 2 हो जाएगा 16 3 48 माइनस 8 8 64 12 चौको 48 माइनस 96 प्लस 25। तो f ऑफ 2 हमें मिल जाएगा 48 और 48 हो जाएगा 96 माइनस का 64 और माइनस का 96 प्लस का 25। माइनस और प्लस का 96 कट जाएगा, तो f ऑफ 2 आ जाएगा माइनस का 64 और प्लस का 25। तो f ऑफ 2 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, और 5 में से 2 जाएगा 3, जो कि किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद f ऑफ 3 भी हमें निकालना है। f ऑफ 3 जहां भी आपको x दिख रहा वहां पर 3 रख देना है। ठीक है, तो 3 रख के देखेंगे। 3 की पावर 4 माइनस 8 गुणे 3 की पावर 3, उसके बाद प्लस 12 गुणे 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 48 गुणे 3 प्लस का 25। ठीक है, तो f ऑफ 3 बराबर, इसको हल कर लें, जो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 81। ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 3 का क्यूब मतलब 27 12 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 चौको 12 2 14 प्लस का 25।
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 बराबर 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24 माइनस 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 4 20 1 21 प्लस 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 एकन्नम 9 1 10 माइनस 144 और प्लस का हो जाएगा 25। तो एफ ऑफ 3 बराबर, अब इसको हम जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्लस, ये आपका प्लस और ये प्लस वाला कितना है 243, 108 और 25। तो 5 3 8 8 16 के 6 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 2 1 3 कितना हो गया 176 हो गया, सॉरी 376, 376 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ ले, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और 2 1 3। अब इसको हम घटा लेते हैं। तो एफ ऑफ 3 बराबर, घटाएंगे 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आएगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमें एफ ऑफ 3, ये मान लो समीकरण 1 है आपका, ये मान लो समीकरण 2 है आपका, और ये मान लेते हैं कि समीकरण 3 है ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। एफ ऑफ 0 25 आया, एफ ऑफ 2 -39 आया, एफ ऑफ 3 16 आया। पूछा क्या गया, उच्चतम और निम्नतम मान। तो उच्चतम निम्नतम मान का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा ऊंचा हो, जो सबसे ज्यादा हो वो उच्चतम मान है, जो सबसे कम हो वो निम्नतम मान है। तो सबसे ज्यादा कौन है, ये है, यानी x बराबर 0 पर उच्चतम मान 25 है, ठीक है। वैसे यहाँ पर शायद आपको दिखाई ना दे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इतने में, ठीक है। लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर उच्चतम मान 25 है तथा x बराबर 2 पर निम्नतम मान माइनस का 39 है, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आपको तभी आएगा जब आपने किताब पढ़ी है, अच्छे से किताब पढ़ी है तो 100% आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा है। इसमें कहा गया दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 7x² माइनस 3x ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान फलन है। और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे पता करें कि ये वर्धमान फलन है, ये हमें पता होनी चाहिए इसकी कंडीशन। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक है तो फिर वर्धमान फलन होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसे अब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 7x² माइनस का 3, अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 7x² का हो जाएगा 2x माइनस 3 का हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 7 दूनी 14x, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब यदि इस एफ डैश एक्स में x लेस देन 0 पर, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, कोई भी संख्या रख दीजिए, 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, अनंत कुछ भी रख दे, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको ऐसे यहाँ पर ना लिखकर
हमें यहाँ पर लिखना चाहिए x ग्रेटर देन 0 पर f डैश x बराबर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। किस में रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू में। तो अतः फलन x ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान है। ठीक है। यदि इसमें कहता कि ह्रासमान है तो f डैश x जो वैल्यू है ऋणात्मक आती। यदि ऋणात्मक है तो फलन क्या हो जाएगा, फिर ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मात्र 1 अंक का। ठीक है बच्चों। तो चले क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का है तो क्या हुआ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 कैसा अंतराल है, बंद अंतराल में f ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 से दिया गया फलन निरंतर वृद्धिमान है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया, फलन दिया गया, उसे हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ax प्लस 1, हमें a की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा कि जो फलन है ये इस अंतराल में वृद्धिमान है। तो वृद्धिमान है इसका मतलब है कि f डैश x की जो वैल्यू है वो धनात्मक आएगी। ठीक है। तो f डैश x बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x a, x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0। तो f डैश x बराबर 2x प्लस a, ये तो हमारा क्वेश्चन यानी कि हमारा अवकलन आ गया। ठीक है। क्वेश्चन ने ये कहा कि वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल, ये अंतराल हमें दिया है, इसी अंतराल में ये क्या है, वृद्धिमान है। ठीक है। तो जिस जगह पर ये वृद्धिमान है कहां पर हो सकता है, न्यूनतम। सबसे पहले खास बात उसने कहा न्यूनतम। अब न्यूनतम 1 में होगा कि 2 में होगा, 1 में होगा। तो लिखेंगे अंतराल 1,2 में निरंतर वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है। तो a के न्यूनतम मान के लिए x बराबर 1 पर, कहां पर, 1 पर f डैश 1, जहां भी x है वहां 1 रख देना है। तो 2 × 1 प्लस a, तो f डैश a बराबर 2 प्लस a। क्वेश्चन ने कहा है f कहां पर, किस में वृद्धिमान है, तो जहां पर भी वृद्धिमान होता है जिस बिंदु पर, वहां पर हमें f डैश x क्या मिलता है, 0 प्राप्त होता है। यानी f डैश 1 क्या हो जाएगा आपका, f डैश 1 बराबर 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस a बराबर 0। तो a बराबर -2, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते थे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इन क्वेश्चनों में सबसे खास बात ये होती है, सबसे कॉमन ये होता है कि सबसे पहले उसका अवकलन कर देना है और उसके बाद f डैश x को 0 दिखा के x की वैल्यू निकाल लेना है। जबकि इसमें पहले से हमें भी दे दिया है कि अंतराल 1,2 में क्या है, वृद्धिमान है, इसलिए इसमें हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ट क्वेश्चन है, अभी तक के क्वेश्चनों में से बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं, बताने लायक था, एनसीईआरटी क्वेश्चन सर था, इसलिए इसको हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसमें कहा गया फलन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु तो पता हो, हमें बिंदु ही नहीं पता, तो पहले बिंदु निकालेंगे, फिर उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अंतराल दिया नहीं है। ये 2 अंक वाले प्रश्न आपके शुरू हो चुके हैं। तो मान लेते हैं कि जो आपका दिया गया है वो फलन f(x) है 2x³ माइनस 15x² प्लस का 36x और प्लस 11। ठीक है, इसका हम करेंगे अवकलन f' बराबर 2, ये हो जाएगा 3x² माइनस 15x² का हो जाएगा 2x प्लस 36 x का 1 हो जाएगा, 11 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा f' बराबर 2/3 6x², 15 दूनी 30x प्लस 36। अब यहां से एक काम करेंगे कि 6 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6 पंचे 30x 6 छंग 36। ये तो हो गया हमारा अवकलन। ठीक है, अब आगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की 2 विधियां हैं, एक है प्रथम अवकलज विधि और एक है द्वितीय अवकलज विधि। दोनों विधियां अपनी जगह पर बेस्ट है। ठीक है, इसमें दोनों विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट है प्रथम अवकलज विधि ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चले अब हमें क्या करना है कि उच्चतम व निम्नतम मान के लिए या बिंदु के लिए, क्योंकि हमें पहले तो बिंदु चाहिए, तो लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए f' बराबर क्या करते हैं 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। ये आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि 2 घात समीकरण बन रहा है, जोड़ने पर 5 होना चाहिए, गुणा कर दें तो 6 हो जाए, जो कि आपका बहुत ही सिंपल सा है 3 + 2x + 6 बराबर 0। तो हो जाएगा x², x का अंदर गुणा करेंगे 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन करेंगे x माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन बराबर 0, जिससे यहाँ से हमें 2 मान मिले, एक मान हमें 2 मिलेगा, एक मान हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको कॉमन है, यहाँ तक तो आप चाहे प्रथम कोटि का अवकलन करें या द्वितीय कोटि के अवकलन से करें, यहाँ तक तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, द्वितीय कोटि का करने के लिए द्वितीय कोटि की विधि से हमें इसका पुनः अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको दोनों विधि से लगा सकते हैं, बल्कि हम प्रथम कोटि के अवकलन से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो मान आए हैं इन्हें हमें संख्या रेखा में दिखाना है। किसमें? संख्या रेखा में। इधर आपका माइनस का अनंत होगा, इधर आपका प्लस का अनंत होगा।
पहले आपको 2 प्राप्त होगा, तो मान लेते हैं ये आपका 2 है और यहाँ पर आपको 3। अब यहाँ पर आपको कितने अंतराल दिख रहे हैं? 3 अंतराल। माइनस अनंत से 2, 2 से 3, 3 से प्लस अनंत। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर चिन्ह पता करना है। बस चिन्ह पता करने के लिए यदि इस अंतराल में यदि हम देखना चाह रहे हैं माइनस अनंत कामा 2 में, तो भी हमें क्या करना है, इसके बीच के कोई नंबर रखें। कहां पर? इसमें। यदि पॉजिटिव आ जाता है, यदि पॉजिटिव आ जाता है, वैसे तो हमें इसको थोड़ा से और आगे तक लाना चाहिए। इसका सीधे सीधे गुणनखंड ही यहां तक कर देना चाहिए था, गुणनखंड ही कर देना चाहिए था, जिससे और आसान हो जाता वैल्यू रखने में आसान हो जाता। बाकी तो और ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसको गुणनखंड करते करते यहाँ तक लाइए, उसके बाद इसका f डैश x बराबर 0 दिखा दीजिएगा। ठीक है, आसान होगा। तो x के जैसे इधर आएंगे 1 मिलेगा, 1 की वैल्यू यानी 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, तो ये आपका माइनस का 5, ये आपका 1, ये आपका 1 और ये माइनस का 5। कितना हो जाएगा? 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 होगा, ये धन का 1, ये धन का 1, 7, 7 में से 5 गए, 2 बचा, यानी ये आपका पॉजिटिव आया। ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इसको यहां पर ना लिखकर हम यहां पर कर देते हैं। इस अंतराल में चेक करते हैं, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर रखें। क्या रख सकते हैं? 2 और 3 को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो भी आए उसको रख दें, यानी बीच का आ ही जाएगा। 2 और 3 एक जोड़ेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। 2.5 को यदि आप इसमें रखना चाहें तो आप रख कर दे, चेक कर सकते हैं। देखिए ये 6 तो रहेगा ही, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 5/2 प्लस का 6, ये हम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस का 6। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आता है देखिए 4, ये हो जाएगा 25 माइनस 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 6 चौको 24, 6, 25 और 4, 25 और 24 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 माइनस 50 बटे में 4, जो कि आपका आएगा माइनस का 1/4, यानी माइनस का आएगा। तो ये आपका माइनस का। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं रफ। हमें केवल यहाँ से चिन्ह ही पता करना, बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा किस बिंदु पर फलन वर्धमान होगा, किस बिंदु पर ह्रासमान होगा। ठीक है, यानी उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट होगा, सॉरी। अब 3 के बाद 4 आता है, 4 रखेंगे, 4 5 20, 4 का स्क्वायर 16, जैसे इसमें रखेंगे 6, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 5 हो जाएगा 20 प्लस का 6, जो कि आपका आ जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा? 16 4 20 2 22, 22 माइनस 20 तो आया 6 गुणे 2, यानी कि आपका धन का 12, यानी कि ये आपका किसका है? प्लस। ये आपका किसका था? माइनस का था। ये आपका माइनस का था। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इन चिन्हों से ही डिसाइड हो जाता है कि हमारा कौन सा बिंदु उच्चिष्ट मतलब उच्चतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु। यदि चिन्ह धन से ऋण में बदल रहा तो धनात्मक, यानी कि धन से ऋण में बदल रहा है तो वह उच्चिष्ट का बिंदु है। किसका है? उच्चिष्ट का बिंदु। यदि ऋण से धन में बदल रहा तो फिर निम्निष्ट का बिंदु है। किसका है? निम्निष्ट का बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो 2 है ना, वो क्या है? वो उच्चिष्ट का बिंदु है। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर f डैश x का
चिन्ह धन से ऋण में बदल रहा है अतः x बराबर 2 उच्चिष्ट का बिंदु है। तो हमें उच्चतम मान निकाल लेना है, तो लिखेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालना था, तो लिखेंगे उच्चिष्ट मान। ठीक है, और ये मान हम कहां पर रखते हैं, यहां रखते हैं, यानी f ऑफ 2 रखेंगे। जहां भी x नजर आ रहा वहां 2 रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 3, ये आपका 3 है। ठीक है, माइनस 15 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का 36 गुणे 2 प्लस का 11। तो f ऑफ 2 बराबर 2 गुणे 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 15 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 36 दूनी 72 प्लस 11। ठीक है, अब आगे f ऑफ 2 बराबर 8 दूनी 16, 15 चौको 60 प्लस 72 प्लस 11। तो f ऑफ 2 बराबर जोड़ लीजिए 6 2 8 1 9, 7 1 8 1 9 माइनस 60, घटाएंगे तो f ऑफ 2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे 60 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। f ऑफ 2 कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक है, अब हमें ये जो 3 ये निम्नतम का बिंदु है, तो ये आपका हो गया उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान हो गया। ठीक है, ये आपका उच्चिष्ट मान हो गया, और यहाँ पर चिन्ह ऋण से धन में बदल रहा है, इसका मतलब है कि ये निम्नतम का बिंदु है। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर f डैश x का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है अतः x बराबर 3 निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है। तो हमें निम्नतम मान मिलेगा या निम्निष्ट मान मिलेगा। ठीक है, निम्निष्ट मान। तो f ऑफ 3 निकालेंगे। अब f ऑफ 3 थोड़ा सा डायरेक्ट कर ले, यहां पर रखेंगे 2 गुणे 3 का क्यूब माइनस 15 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस का 36 गुणे 3 प्लस 11। तो f ऑफ 3 बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस, और उसके बाद देखिए इसको थोड़ा कुछ डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 27 गुणे 2, 27 दूनी कितना हो जाता है, 27 गुणे 2 कर देंगे तो 54 आ जाएगा, 2 7 14, तो दूनी 4 1 5, तो ये तो हो गया 54। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 15 गुणे 9 कर दे। ठीक है, 15 9 135 गुणा कर देते हैं 15 गुणे 9, तो 9 अपना 45 के 5 हासिल 4 9 9 9 9 अपना 45 के 5 हासिल 4 9 1 9 9
9 कितना होगा, तो 9 4 13, ये हो जाएगा 135 प्लस तिछंग 18 के 8 हासिल 1 3 का 9 3 सॉरी 3 3 9 1 10 प्लस का 11। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि इसको आगे यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 54 108 और 11 जोड़ लीजिए, 108 54 11, 8 4 12 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा 173 से 135 घटा दें, 135 घटा दें, 13 में से 5 जाएगा 8, ये बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3, 38 बचेगा 38, और ये आपका निम्निष्ट मान है। ठीक है, आप देख लीजिए उच्चिष्ट मान ज़्यादा होता है, निम्निष्ट मान कम होता है, तो ये ज़्यादा है ये कम है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या करना होता है, सबसे पहले अवकलन कर देना, अवकलन जितना गुणनखंड हो सके कर लेना है। उसके बाद f' को 0 दिखाइए, x की वैल्यू निकालिए, उसको संख्या रेखा में दिखाइए और चेक कीजिए कि कौन सा बिंदु उच्चिष्ट है, कौन सा बिंदु निम्निष्ट बिंदु है। ठीक है, उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा तो उच्चतम मान मिलेगा, निम्नतम बिंदु प्राप्त होगा तो निम्नतम मान मिलेगा, और उन बिंदुओं को हमें पहले समीकरण में रखना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चले, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेहद समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 और 22 में पूछा गया है। इसमें कहा गया है एक घन का जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि माना घन का आयतन, माना घन का आयतन V, पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। ठीक है, और भुजा या कोर आप मान सकते हैं कि x है। तो यहां पर हमें दिया क्या गया, सबसे पहले घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें dV/dt दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया, इसलिए dV/dt हमें दिया गया। ठीक है, कोर की लंबाई, कोर यानी भुजा की लंबाई हमें दी गई है, कोर की लंबाई यानी कि भुजा दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, और कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, यानी हमसे ds/dt पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमें पहले दिया है उसका फार्मूला लगा देंगे। तो घन का आयतन लगाएंगे, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा की पावर क्यूब। ठीक है, हम मान लेते हैं भुजा, माना भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन को प्रकट करते हैं v से, और ये हो जाएगा x क्यूब। अवकलन करेंगे t के सापेक्ष dV/dt बराबर 3x स्क्वायर, x का हो जाएगा dx/dt। उसके बाद dV/dt का मान ये रहा 9 बराबर, ये गुणे से भाग में आ जाएगा 3x स्क्वायर, और बराबर में है dx/dt। इसको काटेंगे तो 3 त्रिक 9, यानी कि dx/dt बराबर आ गया 3/x स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का या पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही बात है, ठीक है, जो कि हमने प्रसिद्ध किया है किससे, एस से। फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो s बराबर 6x², अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ds अपान dt बराबर 6x² का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा dx अपान dt। तो ये हो जाएगा ds अपान dt बराबर 6 दूनी 12 x गुणे dx अपान dt ये रहा। तो इसका मान रखेंगे 3/x², x से एक x कट जाएगा तो ये हो जाएगा ds अपान dt बराबर 12×3=36/x, और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। तो लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर, तो ये हो जाएगा ds अपान dt बराबर 36/10, जो कि हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। कैसे मात्रक लिखते हैं, इसके हिसाब से। इस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में होता है, और बटे में क्या है, टाइम यानी कि सेकंड, ठीक है। ये आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो बेस्ट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि किस अंतराल में फलन f(x² - 4x + 6) वर्धमान है, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें किस अंतराल, यानी अंतराल हमसे पूछा गया है, और हमें क्वेश्चन दिया गया है f(x) बराबर x² - 4x + 6। सबसे पहला काम इसका करना है अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x - 4x का 1, 6 का 0, तो f(x) बराबर 2x - 4, तो f(x) बराबर 2 कॉमन करेंगे, x - 2, ये तो हमारा अवकलन आ गया, ठीक है। अब हमें अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे अंतराल के लिए f(x) बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0 बचेगा, क्योंकि 2 गुणे से भाग में जाएगा। x बराबर हमें 2 मिला। अब इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत, बीच में मान लीजिए हमें 2 मिल गया, ठीक है। इस अंतराल और इस अंतराल में चेक करेंगे कि किसमें फलन वर्धमान है। यदि f(x) की वैल्यू जिसमें धनात्मक आ जाएगी, वही अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान, ठीक है। तो पहले इस अंतराल में चेक कर लेते हैं, किसमें, इसमें। देखिए अंतराल माइनस अनंत कामा 2 पर, ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम चेक करेंगे तो x बराबर क्या रखें, 1, कितना रखें, 1, x बराबर 1 पर, क्योंकि माइनस अनंत से 2 के बीच में हमें 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, ये ढेर सारे मिलेंगे, माइनस का भी मिलेगा, तो हमें कहां पर रखना है, यहां पर रखना है। 1 यदि हम रखते हैं तो f'
1 बराबर 2, 1 माइनस 2, तो एफ डैश 1 बराबर 2 गुणे माइनस 1, तो एफ डैश 1 बराबर माइनस का 2, जो कि ये क्या है माइनस वैल्यू में, तो इसमें तो फलन वर्धमान नहीं है। फिर लिखेंगे अतः अंतराल माइनस अनंत कामा 2 में वर्धमान नहीं है। तो फिर इस अंतराल में चेक कर ले, ठीक है। तो लिखेंगे अंतराल 2 कामा अनंत पर x बराबर कितना रख देते हैं 3 पर, क्योंकि 2 और अनंत के बीच 3, 4, 5 कुछ भी हम रख देते हैं, और कहां पर रखना इसमें, तो ये हो जाएगा एफ डैश 3 बराबर 2, 3 माइनस 2, तो एफ डैश 3 बराबर 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एफ डैश 3 बराबर 2, जो कि है आपका प्लस वैल्यू में। तो लिखेंगे अतः फलन अंतराल 2 कामा अनंत में वर्धमान है, ठीक है। तो उसने केवल इतना पूछा है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है, तो इस अंतराल में फलन क्या है वर्धमान, यानी इस अंतराल में। इसमें आपका माइनस आ रहा, इसमें आपका प्लस का, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि 6वां नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स sin x प्लस cos x x ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन 0 कामा π/4 यानी खुला अंतराल दिया गया है में निरंतर वर्धमान फलन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसे हम नोट करेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसका हम अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका x के रूप में है, जो कि हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू, अब इसका हो जाएगा यानी इसका होगा sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। आपका अवकलन कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर cos x माइनस sin x बटे 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस अंतराल में चेक करना है कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो फलन वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देखिए 0 कामा π/4 में, यानी 0 से अब π/4 के बीच का हमें मान रखना है, तो क्या रख सकते हैं sin 30 आराम से रख सकते हैं। यदि sin 30 हम रखें, इसमें देखिए आपको समझा देते हैं। cos 30 यहां पर रखेंगे, cos 30 और sin 30, ठीक है। cos 30 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2,
इसको हल करेंगे तो 2√3 - 1 आ जाएगा। √3 का मान 1.732 -1/2। तो इसमें से घटाएंगे तो 0.732/2 आएगा, नहीं आएगा, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो इस अंतराल में कौन सा, इस अंतराल में ये तो आपका पॉजिटिव है, ये वैसे भी पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अंतराल 0, π/4 में f' ग्रेटर देन 0, अतः अंतराल 0, π/4 में फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, इतना केवल करना था और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की 7वां नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस चैप्टर में 5 अंक और 8 अंक वाले क्वेश्चन से कुछ ज्यादा हैं, तो इसलिए हमें जो है इस क्लास को कम से कम 4 पार्टों में डिवाइड करना होगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, इस वजह से हमें इस जो क्लास है, जो 1 शॉट है इसका, आपका अवकलन के अनुप्रयोग का, इसे 4 पार्टों में डिवाइड करना होगा। ठीक है, और ये आपका पार्ट 1 है। तो उम्मीद है बच्चों की 7वां नंबर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 जानकारी दी गई है, एक तो जानकारी ये रही, दूसरी जानकारी ये रही, और तीसरा ये हमसे पूछा गया है। तो हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चल रही क्या। अब मान लीजिए एक बिल्कुल स्थिर तालाब था, उसमें जैसे पत्थर डाला इस प्रकार से तरंगे चलना शुरू होती वृत्त के रूप में। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या बार बार बढ़ती जा रही, त्रिज्या बढ़ रही है। उसने दिया भी है कि उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। क्या तरंगे, ये तरंगे ही हैं। ठीक है, हमें पहचानना कैसे है कि क्षेत्रफल बढ़ने के दे रहा या त्रिज्या बढ़ने का दे रहा। तो इसके मात्रक से, यदि ये क्षेत्रफल बढ़ने का दर दिया होता तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता, जबकि यहाँ पर मात्र सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कि हमें दिया क्या है, हमें दिया dr/dt। तो लिखेंगे माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। ठीक है, तो हमें दिया गया है dr/dt कितना, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और हमें r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है dA/dt, ये हमसे पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि होता है πr²। क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करते हैं, πr²। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt बराबर पाई
आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, आर का हो जाएगा dr अपान dt। तो dA अपान dt बराबर 2 पाई, आर की वैल्यू ये रही 10 और dr अपान dt ये रहा 4। तो ये हो जाएगा dA अपान dt बराबर 4 दाम का 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब बताइए इस पे कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर आपको 8वां समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स log x बटे x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है। हमें केवल प्रूफ करना है कि x बराबर e पर ये क्या है, उच्चतम है, जबकि उच्चतम मान हमें नहीं निकालना है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर log x बटे x। ठीक है, इसमें हम अंश बटे हर का फार्मूला लगा सकते हैं। हम चाहे तो इसको ऊपर ले जाकर प्रथम द्वितीय भी कर सकते हैं, प्रथम द्वितीय वाला भी। ठीक है, तो चलिए जैसा हम वैसा करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर हर अंश का अवकलन log x का 1 बटे x माइनस अंश हर का अवकलन x का 1 और बटे में हर का स्क्वायर। x से x आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस log x बटे x स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अवकलन। अभी x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लिखिए क्या सिद्ध करना, उच्चतम। तो लिखेंगे उच्चतम बिंदु के लिए, उच्चतम बिंदु के लिए क्या करना होगा, करना होगा एफ डैश एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस log x बटे x स्क्वायर बराबर 0। तो 1 माइनस log x बराबर 0, भाग से गुणे में जाएगा तो यहाँ से आएगा माइनस का log x बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा log x बराबर 1। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, log x जो है ये 1 कितने का मान होता है, log e का मान होता है 1। ठीक है, तो log से log आपका कटेगा जिससे x बराबर आ जाएगा e। x बराबर e तो आ गया। अब इसे ये बताइए, क्या इसे संख्या रेखा में आप दिखा सकते हैं क्या कि e इस जगह पर नहीं दिखा सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रथम कोटि के अवकलन के बजाय द्वितीय कोटि के अवकलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय कोटि के विधि का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि हमें दिखाना है कि x बराबर e जो है ये उच्चतम का बिंदु है। यदि उच्चतम का बिंदु प्रूफ हो जाता है तो हमें उच्चतम, हम प्रूफ कर लेंगे कि x बराबर e पर हमें उच्चतम सिद्ध हो जाएगा। इसने कहा भी x बराबर e पर उच्चतम है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको हम बनाते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर हर अंश का अवकलन 1 का 0 log x का हो जाएगा 1 बटे x माइनस अंश हर का अवकलन
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश डबल डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 2x 1 माइनस log x बटे में x की पावर 4, x से x कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ से x कॉमन भी हो जाएगा तो एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस का x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ये बच जाएगा प्लस का x कॉमन हो गया, बचा केवल क्या 2। ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ है माइनस का log x, इसको बड़ा कोष्ठक बना देते हैं। अब बटे में x की पावर 4, कितना है x की पावर 4, तो ये एक घात कट जाएगा तो आपके पास बचेगा x की पावर 3। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस 1 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 माइनस log x बटे में x की घात 3 बराबर 2 और 1 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस अंदर ले जाएं क्या, ना ले जाएं। ठीक है, और माइनस का log x बटे में x की घात 3, ये तो हमें मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है, x बराबर ई यहाँ पर रखेंगे। अब देखेंगे कि माइनस का है या प्लस का। यदि ये माइनस का आ जाता है डबल डैश तो उच्चतम का बिंदु होगा, क्या होगा, उच्चतम का बिंदु। ठीक है, चलें तो लिखेंगे x बराबर ई रखने पर। ठीक है, तो f डबल डैश ई बराबर -3 माइनस log e और बटे में e की पावर 3, तो f डबल डैश ई बराबर -3 log e का मान 1 और बटे में e की पावर 3, f डबल डैश ई बराबर -3 में से एक जाएगा 2 बटे में e की पावर 3, जो कि ये 0 से क्या है, छोटा है। अतः लिखेंगे अतः f डबल डैश ई लेस देन 0, इसलिए x बराबर e पर फलन क्या है, उच्चतम है। ठीक है, यदि उच्चतम मान पूछता तो बस x बराबर e की वैल्यू यहां पर रख देते और ये केवल क्या मिलता आपके पास, 1/e मिलता उच्चतम मान। ठीक है, तो डबल डैश माइनस का आना चाहिए, जब माइनस का आएगा तो उच्चतम हमें बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, अब उच्चतम बिंदु प्राप्त हुआ तो उच्चतम हमें मान भी प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है और अब आपके 5 अंक वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे 5 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चाहे पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।